तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम लोग बोलते हैं एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितनी वजहों से कंडक्ट हो सकती है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और आइंस की मूवमेंट। जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे पास दो वजह से कंडक्ट हो सकती है। अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों या फिर नंबर टू हमारे पास आयंस मौजूद हों तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट की जा सकती है। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है ये हमारे पास ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जबकि हम लोग देखेंगे, सॉरी, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है ये हमारे पास ड्यू टू आंसर में देखने को मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास जो कंडक्शन होती है ये आप लोगों ने सॉलिड्स वाले टॉपिक में मेटेलिक सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि हमारे पास जो मेटेलिक कंडक्शन है ना ये हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलती है। तो जो कंडक्शन है ये दो तरह से हो सकती है, या आयंस की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब हमें पता है कि मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव फ्रीली, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड जो है वो वीक होता है और मेटल्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकें। तो हम लोग कहते हैं कि मेटल्स के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। जबकि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट या फिर एक सोल्यूशन के अंदर देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं। उन आइंस की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो है वह नाम देते हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमने इनको दो के अंदर क्लासीफाई किया है कंडक्शन को। एक हमारे पास मेटालिक कंडक्शन होगी और दूसरी हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगी। सबसे पहला जो बुनियादी फ़र्क है कि मेटालिक कंडक्शन मेटल्स में होती है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हमारे पास सोल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमें देखने को मिलती है। मेटालिक कंडक्शन के केस में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो करती है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के केस में हमारे पास साइंस या फिर हम लोग इनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नाम दे रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास जो मेटालिक कंडक्शन है ये हमारे पास मेटल्स के अंदर मौजूद होगी, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, या फिर हमारे पास हम लोग इसको सिंपल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कहते हैं कि मेटालिक कंडक्शन जो होती है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब मेटालिक कंडक्शन टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ये आप लोगों की फिजिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप लोग यूनिट नंबर 4 में सॉलिड में मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो उसकी पहले ही प्रॉपर्टी के अंदर इसकी रीजन लिखी हुई है कि वाई मेटालिक कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होती है ये हमेशा हमारे पास इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्शन क्यों डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? क्योंकि मेटल्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कुलियंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना एटम्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में डायरेक्ट रिलेशन क्यों होता है? क्योंकि वो आयंस की वजह से होगी, तो आयंस की मूवमेंट टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे दो रीजंस हैं। अगर हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में किस तरह की मोशन पाई जाती है? मेटल सॉलिड हैं और सॉलिड में किस किस्म की मोशन पाई जाती है? वाइब्रेशनल। मेटल्स के केस में हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये मेटल का आइटम है और दूसरा हमारे पास ये मेटल का आइटम। इतना ज़्यादा सॉलिड्स में डिफरेंस नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताने लगा हूँ। अब मेटल्स के केस में क्या होता है कि इनकी वाइब्रेशनल मोशन होती है, मतलब ये वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेटल का मॉलिक्यूल जो है वो पहले इतनी वाइब्रेशन जो है वो शो कर रहा है, मतलब अपनी जगह से इतना ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकता है और इतना जो है वो नीचे की तरफ ये ट्रैवल कर रहा होगा। अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स इनकी मूवमेंट के दौरान इनके दरमियान से गुजर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स गुजर सकेंगे तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है। जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी
और सॉलिड्स के केस में काइनेटिक एनर्जी किसको बोला जाता है? अगर आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 गैसेस काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को वहाँ पे एक लाइन देखने को मिलेगी। वो कहता है कि सॉलिड्स के केस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज द मेजर ऑफ द एवरेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड्स के केस में वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब कि जब आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। अगर पहले ये हमारे पास इतना वाइब्रेट कर रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब ये ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से मूव करने लगेगा तो इसको हिंड्रेंस देखने को मिलेगी। इसके रास्ते में मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो रुकावट के तौर पे बन के खड़े हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गुजरने लगते हैं तो फिर इनके साथ टकराते हैं, जब टकराएंगे तो रुक जाएंगे, और जब ये रुक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करे, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो ये रीज़न होती है कि वाई मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास है NaCl। अब सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड होता है, इस तरह के आपके पास थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि आपके पास जो भी आयनिक कंपाउंड होगा या जो भी इलेक्ट्रोलाइट, उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक करना आसान हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। क्योंकि कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो जितना ज़्यादा आप लोग टेम्परेचर देते जाएंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक होते जाएंगे आपके पास उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे। जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे वो उतनी ज़्यादा मोशन करेंगे। जितनी ज़्यादा आयंस की मोशन होगी हमारे पास उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द टेम्परेचर, जबकि मेटालिक कंडक्शन जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड विद द टेम्परेचर। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब नेक्स्ट देखें, कहता है कि हमारे पास जो मेटालिक कंडक्शन है ये हाई कंडक्टिविटी शो करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के केस में हमारे पास जो कंडक्टिविटी होती है, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मेटालिक कंडक्शन जिसमें मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, मतलब आपके पास कोई भी मेटल पड़ी हुई है ना, आप उसको किसी भी किस्म की एनर्जी नहीं दे रहे तो मेटल्स अपने ही स्ट्रक्चर के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके मेटालिक सॉलिड्स बना लेते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन उसी वक्त पॉसिबल होती है जब आप लोग उसको एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, और बैटरी कनेक्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और फिर ही इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो स्टार्ट होती है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में लो कंडक्टिविटी जबकि मेटालिक कंडक्शन में हायर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। मेटालिक कंडक्शन में कहता है कि कंपोजिशन ऑफ मेटल विल नॉट चेंज एज द करंट पासिस। आपके पास अगर आप लोगों को मेटालिक सॉलिड का टॉपिक याद हो और आप लोग उसे पढ़ें अच्छे से, उसमें 3 थ्योरीज उसने लिखी हुई हैं। जो पहली थ्योरी है ना, उसने इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या फिर इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी के नाम से एक थ्योरी आप लोगों के सामने रखी हुई है। अगर आप लोग उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे पास मेटालिक सॉलिड के केस में दो चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर 1 मेटल के एटम्स, और नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर हरकत करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि एक जो मेटल का एटम है ना वो हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। कभी भी मेटल जो है उसके एटम अपनी जगह से हरकत करके दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। तो जिस तरह से मर्जी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहें आपके पास जो कंपोजिशन ऑफ मेटल होगी वो चेंज नहीं होगी। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के केस में क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन विल चेंज। अब आपके पास शुरू में होता है सोडियम क्लोराइड अगर मौजूद है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसके 100 मॉलिक्यूल जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के मौजूद हैं। तो क्या होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल टूटता जाएगा और ये अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। मीन टू से कि जो कंसंट्रेशन होगी NaCl के मॉलिक्यूल्स की वो चेंज होती जाएगी। शुरू में आपके पास सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जब आप लोग उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनना शुरू हो जाएंगे। और हम लोग कहते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हमें चेंज होती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट कहते हैं चूंकि मेटालिक कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोला जाता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ड्यू टू आयंस या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है, इस वजह से इसको आयनिक कंडक्शन का नाम दिया जाता है। जो मेटालिक कंडक्शन है, चाहे आपके पास सॉलिड मोल्टन फॉर्म में हो
चाहे आपके पास जो सॉलिड है वो एग्जैक्ट अपनी उसी सॉलिड फॉर्म में मौजूद हो, तो कहता है दोनों केसेस में आपके पास मेटालिक कंडक्शन हो सकती है। जबकि हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के केस में पढ़ेंगे कि ये कभी भी सॉलिड स्टेट के केस में पॉसिबल नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न और एक्वा स्टेट के अंदर ही जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। Iron. जी, आयरन जो है ये हमारे पास मेटल है, जबकि NaCl भी इलेक्ट्रोलाइट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। तो आयरन में होने वाली जो कंडक्शन होगी वो हमारे पास मेटालिक कंडक्शन होगी, जबकि ए और सी दोनों के केसेस में जो होने वाली कंडक्शन होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। कल बायो की क्लास हुई थी आप लोगों की? No, sir. No, sir. अच्छा, इसका बताएं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पे लिख लें कि इंक्रीज इन टेम्परेचर। Alpha. Increase. Increase. तो अगर मैंने इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखा है तो हमारे पास इंक्रीज ही आएगा, लेकिन अगर मैं इंक्रीज का वर्ड ना लिखता तो फिर ये मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। हमारे किसी भी बोर्ड की बुक के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल गिवन नहीं है, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग की 9th क्लास की बुक है उसमें से ये मटेरियल उठाया है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इसको हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग आगे चलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट है क्या? कहता है कि आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन से मुराद ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड्स को डिप करके उन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, और जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं इलेक्ट्रोड्स में से होती है, उस इलेक्ट्रोलाइट में से गुजर के आपके पास जब वो ट्रैवल करती हुई आपको दिखाई दे रही होती है। तो कहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सोल्यूशन मतलब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो कहता है कि व्हेन डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं इलेक्ट्रोलाइट की। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट है क्या? मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन बना के आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस तरह से हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसको हमने एक सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिप किया होता है, और इसी सोल्यूशन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये वो सोल्यूशन जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड्स को डिप कर रहे हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। और ये जो हमने इसके अंदर डिप किया ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, और हमने इसको जो है वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये इस तरह से हमारे पास जो है एक पूरे का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो कंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों को देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। अब ये आप लोगों ने एग्जांपल देख लेनी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा 100%। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन सोल्यूशन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एज आयंस। कहता है आपके पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो सारे का सारा आयंस की फॉर्म में मौजूद होता है, और ये हमारे पास गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जांपल के अंदर HCl और H2SO4 देखने को मिलेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बोला जाता है विच डिसोसिएट पार्शली, लेस देन 100% ये डिसोसिएट होते हैं। इनको पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है, और डिफरेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू डिफरेंट एक्सटेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तमाम के तमाम वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ये कह दें कि ये 20% डिसोसिएट होते हैं या तमाम के तमाम 30% डिसोसिएट होते हैं। कहते हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएट होने की जो एक्सटेंट होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल
अगर एसिटिक एसिड में कह देता हूँ कि ये 70% डिसोसिएट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोनिक एसिड भी हमारे पास जो है वो 70% ही डिसोसिएट होता है। हो सकता है वो 50% हो या 80% हो, मतलब 100% से कम होगा। और डिफरेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डिसोसिएट होने की एक्सटेंट होती है वो हमारे पास कम है। सबसे लास्ट में हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल ही डिसोसिएट नहीं होते। जब डिसोसिएट नहीं होंगे तो आयंस नहीं बनेंगे, जब आयंस नहीं बनेंगे तो दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली एज मॉलिक्यूल्स। अब क्योंकि इसके आयंस बनेंगे नहीं, तो जिस फॉर्म में आपने इसको डिसॉल्व किया होता है उसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। इस एग्जांपल के अंदर हमें एथेनॉल जो है वो देखने को मिल रहा होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक KCl है, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जो एथेनॉल है ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि एसिटिक एसिड जो है ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखें कि आपके पास जितने भी नेगेटिव आयंस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जितने भी पॉजिटिव आयन हैं वो सारे के सारे नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर बल्ब के ग्लो होने की स्ट्रेंथ देखें तो ये बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको हाई कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। एसिटिक एसिड के केस में देखें कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल एच अपनी मोलेकुलर फॉर्म में ही मौजूद हैं, जबकि कुछ जो है वो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो गए। जो आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो गए, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं। कंडक्टिविटी होगी लेकिन लो होगी एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग, तो आपके पास यहाँ पे जो ग्लो की स्ट्रेंथ है वो आपको कम देखने को मिल रही है। जबकि एथेनॉल के केस में देखें, ये अभी भी सारे के सारे मोलेकुलर फॉर्म में मौजूद हैं, इसमें किसी भी किस्म के आयंस बने ही नहीं। जब आयंस नहीं बनेंगे तो वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ नहीं जाएंगे, जब इलेक्ट्रोड्स की तरफ नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे बल्ब बिल्कुल ही जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास नो कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अब ना हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को डिटेल के साथ स्टार्ट करना है। कहता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ये हम लोगों ने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो डिवाइसेस हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कहता है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ डिवाइस कैपेबल ऑफ आइदर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, कि आप लोग एक रिएक्शन करवा के उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर लें, या फिर आप लोग फैसिलिटेट करें केमिकल रिएक्शंस को थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके या तो केमिकल रिएक्शंस करवा लें, या केमिकल रिएक्शंस करवा के आप लोग उनसे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करें। तो दोनों तरह के सेल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो हम लोग इसको बोल रहे होते हैं। अब कहता है जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं आएगा, इसकी करेक्शन करनी है आप लोगों ने, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल आएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर तो दोनों तरह के सेल्स आ जाते हैं ना, हम लोग अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल को स्पेसिफिकली स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, बच्चे एक मिनट रुकें सिर्फ। अच्छा, इस स्लाइड को ना आप लोग ये छोड़ दें, आप लोग इस स्लाइड को, इसमें काफ़ी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सिंगल सेल ही होता है, इसमें दो हाफ सेल नहीं होते, वो गैल्वेनिक सेल के केस में होते हैं। इस चीज़ को आप लोग छोड़ दें, सिर्फ ये बात याद रखें इसमें से जो आपने याद रखनी है। एक आप लोगों को, अच्छा अगर मैं आप लोगों को करेक्शन करवा दूं यहाँ पे, तो ये जो थर्ड लाइन है यहाँ पे आप लोग गैल्वेनिक सेल लिख लें। गैल्वेनिक सेल का हर सेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है।
कहते हैं द केमिकल रिएक्शन इन द सेल में इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोड्स एंड एन एक्सटर्नल सब्सटेंस. In a full electrochemical cell, species from one half cell lose electrons to their electrode while species from the other half cell. ये सारी की सारी बातें जो है ना इसने गैल्वेनिक सेल के बारे में लिखी हैं और ये आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी. इस वजह से बेहतर यही है कि आप लोग इस स्लाइड को ना इग्नोर कर दें. हम लोग आगे देखते हैं आगे से. मतलब ये स्लाइड आगे की थी, ये शिफ्ट पता नहीं कैसे पीछे की तरफ आ चुकी है, गलती से है. मतलब पढ़ना हमने इसको आगे जाके गैल्वेनिक सेल के केस में. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देखें आप लोग. सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करने के लिए या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए. अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है इसकी दो टाइप्स हैं. एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, दूसरा हमारे पास गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल है. कहता है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, जबकि जो गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल होगा इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी तक हमने सिर्फ इन दोनों में यही डिफरेंस देखा है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल में और जो गैल्वेनिक है ये कन्वर्ट कर देगा केमिकल को इलेक्ट्रिकल में. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे ना इनके दरमियान बुनियादी फ़र्क स्टार्ट होगा. हम लोग पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं फिर इनको डिटेल जो है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल रिएक्शन. मतलब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाएंगे. गैल्वेनिक सेल क्या करता है? कहता है कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब आप लोग एक केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती हुई दिखाई देगी और हम लोग उसे इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं. नंबर 2 डिफरेंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहता है कि कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करेगा. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट करती है एज अ रिएक्टेंट, जबकि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आप लोग इसको एज अ प्रोडक्ट हासिल करते हैं. तीसरा डिफरेंस कहता है जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. ये खुद ब खुद नहीं होगा जब तक आप लोग इसको बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर देते. आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकता, जबकि गैल्वेनिक सेल खुद ब खुद ही केमिकल रिएक्शन होता है. हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से खुद ही रिएक्शंस होंगे. कहता है गैल्वेनिक सेल में खुद ही रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के नतीजे में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है. तो हम लोग कहते हैं कि गैल्वेनिक सेल में जो होने वाला रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में जो होने वाला रिएक्शन होता है वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा. चौथा देखें, कहता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोडक्ट्स आर द यूजफुल केमिकल्स. आप लोग इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके केमिकल्स प्रोड्यूस करवाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके आप लोग केमिकल्स को एज अ प्रोडक्ट हासिल करते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में आप लोग केमिकल्स मतलब जो रिएक्टेंट्स जो आपके केमिकल रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाली स्पीशीज होती हैं उनको आप लोग कंज्यूम करते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट होती है वो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती हुई दिखाई देगी. नेक्स्ट है, कहता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको लाजमी तौर पे एक बैटरी की ज़रूरत होती है. बैटरी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड नहीं होगी. जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल को प्रोसीड नहीं करवा सकते, जबकि गैल्वेनिक सेल के केस में कहता है आपको इसको प्रोसीड करवाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत बैटरी की नहीं होती. हाँ, लेकिन जब गैल्वेनिक सेल मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको दोबारा से रिचार्ज करने के लिए हम लोग जो है वो एक बैटरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस देखने को मिलेगी. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोमीन इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस मीन ब्रेकडाउन. किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में तोड़ देना ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है. जैसे आप लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं कि पानी की मौजूदगी में किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन करवाते हैं, सुक्रोज की ब्रेकडाउन करवाते हैं तो हमारे पास फ्रुक्टोज ग्लूकोज इस तरह से मॉलिक्यूल्स वगैरह बन रहे होते हैं. इसी तरह से जब आप लोग इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल्स के आयंस बनते हैं. तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जबकि गैल्वेनिक सेल में तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल ही नहीं करते. जब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं करते तो इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ से होगी? तो इसका मतलब कि गैल्वेनिक सेल में हमें इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो देखने को नहीं मिलती. नेक्स्ट कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है
कहता है कि इसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय द फ्रीली मूविंग आयंस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से कंडक्ट हो रही है हम लोग देखेंगे आगे डिटेल के साथ कि यहाँ पे हमारे पास आयंस मूव करते हुए दिखाई देंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मोल्टन NaCl है तो इसके केस में आपके पास जो आयंस बनेंगे वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएंगे। इसी तरह से एसिड बेस सोल्यूशन में भी आपके पास आयंस बनेंगे और वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। जबकि गैल्वेनिक सेल के केस में देखेंगे हम लोग कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से जो है वो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा। हम लोग जब इनको डिटेल के साथ देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा साथ साथ इंशाल्लाह कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आयंस की मूवमेंट हो रही होती है और किस तरह से गैल्वेनिक सेल में जो है वो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट डिफरेंस देखें। कहता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना वो इनर्ट होने चाहिए, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जबकि गैल्वेनिक सेल के केस में सारे का सारा रोल ही इलेक्ट्रोड्स का होता है। गैल्वेनिक सेल के केस में आप लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं लाइक कॉपर एंड जिंक आर यूज। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जहाँ पे अगर आप लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल का टॉपिक खोला हुआ है आप लोगों ने, जिस पेज से इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट होता है उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर ना अपर राइट कॉर्नर में एक टेबल बना है और उस टेबल की अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उसने डिस्क्रिप्शन के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड का वर्ड इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं जबकि गैल्वेनिक सेल के केस में हम लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ये जब हम लोग इनको डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे होंगे उसके अंदर देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को डिफरेंस क्लियर करवा रहा हूँ। थोड़ी बहुत आप लोगों को हेलो हाई होगी इन चीज़ों के साथ। हम लोग नेक्स्ट जब मुकम्मल तौर पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो साथ साथ बताता जाऊँगा कि क्यों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और गैल्वेनिक सेल में कैथोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। और जनरली भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हमेशा एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में ये चीज़ है वो हमें उलट दिखाई देती है। तो इसकी रीज़न हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चार्जेस का डिफरेंस होता है। लेकिन बच्चे जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाई थी, रिडक्शन पढ़ाया था, शुरू में डेफिनेशन हमने देखी थी, तो मैंने आपको रिडक्शन याद करवाया था कि जर्क से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड इट ऑलवेज अकर्स एट कैथोड। मैंने तब भी बात की थी, यहाँ भी कह रहा हूँ कि चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होगी और जो ऑक्सीडेशन होगी वो हमेशा एनोड के ऊपर होगी। एनोड और कैथोड का चार्जेस का डिफरेंस होता है लेकिन उनके ऊपर जो प्रोसेसेस होते हैं वो हमेशा हमारे पास सेम होंगे। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी जबकि कैथोड के ऊपर जो है वो हमें हमेशा रिडक्शन ही देखने को मिल रही होती है। तो ये बुनियादी बात है, आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास इनकी एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल में हमारे पास डाउन सेल और नेल्सन सेल आ जाते हैं जबकि गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल्स में हमारे पास डैनियल सेल, लेड स्टोरी बैटरीज या फिर ऑल मॉडर्न बैटरीज जो हम लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये गैल्वेनिक सेल के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रही होती हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोड्स। कहता है कि इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स। मतलब इलेक्ट्रोड्स ही वो जगह होती हैं जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमें देखने को मिलती है। मतलब हम लोग कह रहे हैं ना कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर होगी, रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होगी। तो ये जो एनोड और कैथोड हैं ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं।
कहता है दे मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। वो इलेक्ट्रोड्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इनको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और किस सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक में या गैल्वेनिक में? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे तो कहता है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर ऑफन यूज्ड सो दैट दे डोंट अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर हम लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट हमने हासिल करनी होती है ना इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में, वो इफेक्ट हो जाती है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। कहता है द एक्सटर्नल पावर सोर्स से मुराद यहाँ पे बैटरी है। कहता है इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन पंप। द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू वर्क ऑन द इलेक्ट्रॉन्स टू काज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कहता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो वर्क किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का बायस बनते हैं। इस बात को ना ये डायग्राम से आप लोगों को मज़ीद क्लियर होगा। यहाँ पे अभी सिर्फ इलेक्ट्रोड्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम द एनोड एंड पुश टू द कैथोड बाय द बैटरी और पावर सप्लाई। बच्चे एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। Oxidation. ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन? Loss of electron. एनोड मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें एनोड के ऊपर हुई ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन हुई तो इलेक्ट्रॉन लूज हुए। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम द एनोड। अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रोड है, मैं इसको कह रहा हूँ कि हमारे पास है एनोड और ये हमारे पास है, इसको यहाँ पे समझते हैं कि अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास है एनोड और दूसरी तरफ है हमारे पास कैथोड। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एनोड के ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे कोई स्पीशी आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है। पीछे लाइन क्या लिखी हुई थी, कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम द एनोड। जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। कहाँ से खींचेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होने की वजह से मैंने वहाँ पे एक लाइन लिखी कि इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम द एनोड एंड पुश टुवर्ड्स द कैथोड। और वो कैथोड की तरफ पुश कर दिए जाते हैं क्योंकि कैथोड के ऊपर होती है रिडक्शन। रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी तो ये गेन करेंगे ना। तो आर पुल्ड फ्रॉम द एनोड, एनोड की तरफ से खींचे जाते हैं, एंड पुश टुवर्ड्स द कैथोड। तो हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इज इट क्लियर? यस सर। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम द एनोड एंड पुश टू द कैथोड बाय द बैटरी और पावर सप्लाई। अब नेक्स्ट देखें, कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ द काइंड ऑफ द सेल, कहता है इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या हमारे पास वोल्टिक सेल है। कहता है द इलेक्ट्रोड्स आर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड को आइडेंटिफाई करेंगे, कहता है कि थोड़ उस इलेक्ट्रोड को बोला जाएगा जिसके ऊपर रिडक्शन होगी। एज इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय सम स्पीशीज। ये सिंपल इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है जर्क को। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड इट अकर्स एट कैथोड। कहता है कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर रिडक्शन अकर हो रही है। और रिडक्शन कैसे होती है, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो चाहे वोल्टिक हो, कैथोड के ऊपर हमेशा हमें रिडक्शन देखने को मिलेगी। जबकि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस बाय द सम स्पीशी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि हमारे पास, आप मुझे खुद से बताएं कि ये जो पहला रिएक्शन है यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो। नहीं, पहले जीरो है फिर कॉपर, जी, रिएक्टेंट साइड पे 0 है, प्रोडक्ट साइड पे +2। तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? इंक्रीज।
इसका मतलब ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जबकि जिंक जो है वो +2 से 0 में जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसकी रिडक्शन आप लोगों को देखने को मिल रही होती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो दूसरा रिएक्शन है ये किसके ऊपर होगा, एनोड के ऊपर या कैथोड के ऊपर? सेकंड रिएक्शन किसके ऊपर होगा, ये जो ऑक्सीडेशन वाला है? कैथोड एनोड एनोड पे वाला एनोड ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर होगी, जबकि रिडक्शन जो है वो हमें कैथोड के ऊपर देखने को मिलेगी। कहते हैं कि ईच ऑफ दीज कैन बी आइदर पॉजिटिव और द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सेल है। अभी हमने पीछे देखा कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं तो हमारे पास एनोड के ऊपर पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर नेगेटिव। जबकि जब हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि हमारे पास जो कैथोड होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कहते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा सेल इस्तेमाल करें। लेकिन प्रोसेस उनके ऊपर कौन सा होगा वो हमेशा सेम होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है चाहे वो गैल्वेनिक सेल है। क्लियर है? यस सर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रोलिटिक सेल स्टार्ट होगा। बहुत सारी बातें हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं और काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हैं, लेकिन फिर भी जो बातें डिस्कस करने वाली हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं एक ऐसा सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू काज। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास एक रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगी। इस्तेमाल करके कहता है टू काज आर नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसे रिएक्शन विच रिक्वायर्स एन एनर्जी इनपुट टू प्रोसीड, जिनको एनर्जी चाहिए होती है प्रोसीड होने के लिए। तो कहता है कि a cell in which electrical energy is used to cause a non-spontaneous oxidation and reduction reactions is called a electrolytic cell। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे और करवाएंगे क्या, उस एनर्जी का हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस करवाएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। कहते हैं इसकी एग्जांपल के अंदर एक नेल्सन सेल आता है और एक डाउन सेल आता है। नेल्सन सेल से हम लोग कास्टिक सोडा बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, जबकि डाउन सेल से हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम करते हैं, सोडियम मेटल फॉर्म में हम लोग इसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट विल बी यूज्ड टू ड्राइव द रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होने वाले रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है। कहता है एट द एक्सपेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोलाइट विल बी डिकम्पोज्ड। अब इमेजिन करें अपनी डायग्राम को, जो मैंने आप लोगों को पीछे बना के दिखाई थी, या आप लोगों की बुक के ऊपर बनी हुई है, तो वहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है हकीकत में, वो सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रो डिप होते हैं। तो कहता है वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पड़े हुए जो मॉलिक्यूल होंगे वो डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे, और जब वो टूटते हैं तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस of this decomposed electrolyte will be deposited at the respective electrodes। देखिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। अगर एक तरफ हमारे पास है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स सपोज ये हमारे पास है एनोड और ये हमारे पास है कैथोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल? पॉजिटिव। पॉजिटिव। एनोड के पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। बच्चे एक बात लिखें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में एनोड और कैथोड के ऊपर जो चार्ज होते हैं वो ऑलरेडी डिटरमाइंड होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एनोड और कैथोड के ऊपर जो चार्जेस होते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो ऑलरेडी डिटरमाइंड होते हैं, मतलब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जबकि गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड और कैथोड के ऊपर चार्जेस प्री डिटरमाइंड नहीं होते। इतनी सी बात लिख लें,
फिर जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे मैं आप लोगों को उसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, तो उसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद वो बात जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात के ऊपर फोकस करें कि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है। हमें पता लग गया कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर होनी क्या, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। Oxidation. एनोड के ऊपर होनी है ऑक्सीडेशन। एक आपके पास है Na पॉजिटिव और एक आपके पास है Cl नेगेटिव। हमने कहा एनोड के ऊपर होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उस चीज़ में से होंगे जिसके पास पहले इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं। तो पॉजिटिव स्पीशी के पास इलेक्ट्रॉन्स इजाफी होते हैं या नेगेटिव स्पीशी के पास? नेगेटिव। नेगेटिव के पास। तो ये जो नेगेटिव स्पीशी होगी इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, जबकि जो पॉजिटिव होगा इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव। अब ये क्लोराइड आयन इस एनोड के ऊपर जाके ऑक्सीडेशन करेगा, Cl की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और जिसके पास इजाफी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड के पास इकट्ठे होते रहते हैं। और हमने बाहर से एक बैटरी कनेक्ट की हुई होती है, तो वो बैटरी क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करवाती है कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ चले जाते हैं सोडियम Na पॉजिटिव की फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इस Na पॉजिटिव के पास, और ये Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिंपल सोडियम की फॉर्म में जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये ओवरव्यू दिया है, अभी मजीद आगे आना है इस चीज़ को लेके। अच्छा जान हो रही है, 1 मिनट वेट कर लें बस। बच्चे स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अभी डायग्राम के अंदर आपको एक्सप्लेन करके हटाऊं कि पॉजिटिव आयन जो होंगे वो डिपॉजिट होंगे कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि नेगेटिव आयंस विल डिपॉजिट एट एनोड, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा था। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आप लोग ये डायग्राम देखें तो आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नंबर 1, ब्लू कलर में पड़ा हुआ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, उसके अंदर डिप 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव। कैथोड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। और पावर सोर्स हमने एक एक्सटर्नल बैटरी जो है वो इसके साथ कनेक्ट की हुई है। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। इसके 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कहते हैं कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हिच आर फ्री टू मूव इन सॉल्यूशन। 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, और हम लोग एक डीसी बैटरी इस्तेमाल करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। अब ये सारे के सारे फीचर कहते हैं कि एनोड हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा। चार्जेस क्लियर। फिर कहता है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, जबकि रिडक्शन जो होगी वो हमारे पास कैथोड के ऊपर होगी। ये फैक्ट है, हमेशा ऐसा ही होगा, जो मर्जी सेल हो, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर रिडक्शन। फिर कहता है हमारे पास यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जब तक आप लोग खुद से बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड नहीं कर सकता। कहते हैं कि दीज आर मोस्टली इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल जितने भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं ये जनरली हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस ही हमें देखने को मिल रहे होते हैं। ये आप लोग चैप्टर नंबर 7 में भी जाकर डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट भी हमारे पास फैक्ट है, कहता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। या आप लोग ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक ही बात है, एक बात को मैंने 2 अंदाज से लिख दिया। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई थी, हमने यही बात की थी ना कि एनोड के ऊपर जब ऑक्सीडेशन हुई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए थे। ये हमारे पास था एनोड, दूसरी तरफ हमारे पास होता है कैथोड। अब यहाँ पे क्या होता था कि हमारे पास एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते थे और वो कैथोड की तरफ ट्रैवल करके जाते थे, और यहाँ पे पॉजिटिव स्पीशी उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती थी।
तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बच्चे ये भी फैक्ट है, लिख लें कि चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, दोनों केसेस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ही होता हुआ दिखाई देगा। एक बात ये क्लियर हो गई। अब एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने वही बात चार्ज के हिसाब से लिख दी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये फैक्ट नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आप लोग कौन सा सेल इस्तेमाल करें। ये फैक्ट है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो नीचे बात मैंने लिखी है ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल के केस में एनोड नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होगा। वहां पे आप लोग कहेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सॉरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, लेकिन वहां पे आप लोग कहेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखता है कि इलेक्ट्रॉन लीव्स द सेल एट एनोड। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है तो वहीं से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं एंड इंटर्स द सेल एट कैथोड। ये आपके पास एक सेल है, और ये हमारे पास बैटरी है। जब इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल जाते हैं तो हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लीव्स द सेल एट एनोड। जब इलेक्ट्रोड से निकले मतलब इसने सेल को लीव कर दिया। और जब कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ ये आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द सेल एट कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन लीव्स द सेल एट एनोड एंड इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द सेल एट कैथोड। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. अब बच्चे यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये बैटरी है, हमारे पास सोडियम था पॉजिटिव है और हमारे पास दूसरी तरफ Cl नेगेटिव। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नोड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा। तो जो Cl नेगेटिव है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। दो क्लोराइड आयन अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके इस सोडियम की तरफ आते हैं। जब सोडियम की तरफ आएंगे तो Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव ये मिलके 2 मोल्स ऑफ सोडियम बना देते हैं और साथ में क्लोरीन गैस जब रिलीज हो रही है। सिर्फ मैथमेटिकली आपको एक फॉर्म दिखाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि एनाइन किस इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करते हैं? टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? हमारे पास एनोड है। जबकि जो कैटायंस होते हैं वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और वो हमारे पास क्या है? कैथोड। और कैथोड के ऊपर हमारे पास रिडक्शन होती है और एनोड के ऊपर जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिल रही होती है। अब इस डायग्राम के अंदर मुझे देख के बताएं कि सवाल सुन लें कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा? राइट टू लेफ्ट। Right to जी, left. एनोड राइट साइड पे है और कैथोड लेफ्ट साइड पे है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बच्चे आई थिंक सो के मोर देन इनफ फॉर टुडे। जब ये टॉपिक ख़त्म होगा तो एमसीक्यूज भी आएंगे। आज एमसीक्यूज कोई नहीं था, लेकिन ये टॉपिक ख़त्म हो जाए फिर आप लोगों को इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।